कुछ सालों की बात है कि आज के जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है शंकर महादेवन, उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज भी किया था। वो सॉन्ग को गाए भी थे और उन्होंने उस सॉन्ग का म्यूजिक भी दिया था। वो सॉन्ग था, एक ब्रेथलेस सॉन्ग था, जिसमें शंकर महादेवन जो थे एक ही सांस में विदाउट टेकिंग एनी ब्रेथ उन्होंने पूरा गाना गाया था। और जितने भी ऑडियंस थे वो लोग सब पागल हो गए थे। दे ऑल वेंट क्रेजी एंड दे वर जस्ट थिंकिंग वन थिंग कि शंकर महादेवन ने ये गाना गाया है तो कैसे गाना गाया है। पर यदि मैं आपसे ये कहूं कि इससे पहले यही कारनामा रफी साहब ने करके दिखाया था, तो क्या आप मेरा बात को विश्वास करोगे? इसी चीज के लिए तो बैठा हूं यहां पर मैं। दरअसल ये कारनामा रफी साहब ने किया था साल 1968 में। किसके कहने पे किया था यही बता देता हूं मैं। शम्मी कपूर साहब एक मूवी कर रहे थे, जिस मूवी में एक से बढ़कर एक सॉन्ग था, और उसमें ये जो सॉन्ग था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसमें रफी साहब ने विदाउट टेकिंग एनी पॉज, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेथ, उन्होंने एक फ्लो में ये गाना गाया था। और मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं गाना दोनों बजाऊंगा। मैं पहले आप शंकर महादेवन का ये सॉन्ग सुनो। जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी। सुना आपने ये सॉन्ग? अच्छी सॉन्ग है ना? लेकिन अब मैं आता हूं मेन कहानी पे, जो कि आपका टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस मूवी में रफी साहब ने ये गाना गाया था, ये मूवी का नाम था ब्रह्मचारी, जो कि 1968 में बनी थी। और इस मूवी में ऐसे काफी सारे टर्न एंड ट्विस्ट है, पहले मैं आपको वो बता दूं। ये जो मूवी है, पहले तो उसके डायरेक्टर के बारे में बता दूं। इस मूवी के डायरेक्टर थे आपके रमेश सिप्पी। और रमेश सिप्पी एक काफी जाने माने डायरेक्टर रह चुके अपने समय के, और वो एक मूवी बनाना चाह रहे थे जिस मूवी में वो लीड एक्टर चाह रहे थे कि वो शम्मी कपूर हो। अब हुआ ये कि रमेश सिप्पी साहब जो थे वो शम्मी कपूर से मिले थे एक पार्टी में, और जिस पार्टी में वो मिले थे उस समय शम्मी साहब जो थे वो एकदम पीकर टुल थे। सिप्पी साहब ने शम्मी कपूर को एक स्क्रिप्ट सुनाया। शम्मी कपूर इतने पिए हुए थे कि उस समय वो सेंस में नहीं थे। उन्होंने बस ऐसे ऐसे हाँ में हाँ मिला के उन्होंने बोला ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। तो जब शम्मी कपूर ने ये कहानी को उतना वैल्यू नहीं दिया उस समय, मे बी वो आपका एक हीट ऑफ द मोमेंट था जहां पर शम्मी कपूर वाज नॉट इन सेंस, और वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो ये कहानी सुन सके। तो सिप्पी साहब ने ये अज्यूम कर दिया कि शायद शम्मी साहब जो है उनको इस कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, और वो एनी हाउ इस सब्जेक्ट पे कहानी बनाना चाह रहे थे। और वो भी चाह रहे थे कि मूवी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्टार्ट हो सके। तो इसके बाद सिप्पी साहब को लगा कि शम्मी कपूर ने तो मना कर दिया है, अब मुझे जो है ये कहानी बनानी है, ये मूवी बनानी है। तो फिर वो गए सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के पास। राजेंद्र कुमार ने जब ये कहानी सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया, और उन्होंने तुरंत बोल दिया कि ठीक है, मैं ये मूवी करना चाहता हूं। और उनका डेट फाइनल हो गया। डेट तो फाइनल हो गया, पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह था कि राजेंद्र कुमार को सिप्पी साहब ने एक साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। कुछ दिनों के बाद इनसाइडर्स की तरफ से शम्मी कपूर को मालूम चला कि ये जो कहानी है, ये जो मूवी है, वो चला गया है आपका राजेंद्र कुमार के पास। तब भी शम्मी कपूर ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, शायद ये मेरे किस्मत में ये मूवी था नहीं। पर जब उनको ये मालूम चला कि इस मूवी में जितने भी गाने हैं वो रफी साहब गाना गा रहे हैं, तब कहीं ना कहीं उनको दिमाग में दोबारा क्लिक किया कि ये क्या मतलब मैं सुन रहा हूं मैं, कि रफी साहब पूरा गाना गा रहे हैं। क्योंकि ये तो जग जाहिर था कि शम्मी कपूर का फेवरेट कोई सिंगर थे तो वो थे रफी साहब थे, और उनके हर मूवी में कोई फर्स्ट प्रायोरिटी एज सिंगर होता था तो वो थे हमारे रफी साहब। फिर क्या था, फिर शम्मी कपूर गए सिप्पी साहब के पास और सिप्पी साहब को बोले कि ये तो आप मुझे उस दिन कहानी सुना रहे थे, अब तो मालूम चल रहा है कि आपने राजेंद्र कुमार को साइन कर दिया है। तो ये ऐसा कैसे हो गया अचानक से? मतलब कि मैं उस समय एक अलग जोन में था, मतलब कि मैं उस दिन ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाया। पर ऐसा तो नहीं था कि मैंने मना कर दिया था आपको इस मूवी के बारे में, मैंने यही बोला था ठीक है बाद में बात करते हैं। पर सिप्पी साहब ने बोला कि मुझे लगा कि जिस तरह आपने उस समय प्रेजेंट किया अपने आप को, मुझे तो यही लगा कि आप इस मूवी में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो नहीं, मुझे ये मूवी तो करना ही है मुझे।
लेकिन सिप्पी साहब ने बोला अब तो लेट हो चुका है, क्योंकि मुझे तो ये लगा था कि आप जो है ये मूवी नहीं करेंगे। तो फिर मैं राजेंद्र कुमार के पास चला गया और उन्होंने इस मूवी को करने के लिए हामी भी भर दी है, और इवन मैंने उनको साइनिंग अमाउंट भी दे दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शम्मी कपूर का काफी अच्छा एक रिलेशन था, कोलैबोरेशन था राजेंद्र कुमार के पास। तो शम्मी कपूर एक दिन गए उनके पास और उनको रिक्वेस्ट किया, और वो भी राजेंद्र कुमार भी इस मूवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि ऑब्वियसली रफी साहब के एक से बढ़कर एक गाना था इसमें, और ऊपर से मूवी का सब्जेक्ट भी काफी बेहतरीन सब्जेक्ट था। कैसे भी करके शम्मी कपूर ने मना लिया राजेंद्र कुमार को, और फिर जाके ये मूवी स्टार्ट हुई। जब मूवी स्टार्ट हुई तो इसमें तो जैसे कि आपको पता ही है कि एक से बढ़कर एक सॉन्ग था इसमें, चाहे वो आपका मैं गाऊं तू सो जा, या चक्के पे चक्का, या आपका आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, या फिर दिल के झरोके पे। और मैं जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ ये आपका लास्ट सॉन्ग के बारे ही बात कर रहा हूँ, जो सॉन्ग था दिल के झरोके पे। अब ये सॉन्ग कितना बेहतरीन सॉन्ग था ये आपको पता ही है। इतना बेहतरीन सॉन्ग था कि इसी सॉन्ग के लिए रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था, अगर आप लोगों को पता होगा तो। अब इस सॉन्ग में पहले तो ये सॉन्ग जैसा आप लोग सुनते हो वैसा था नहीं। उसका सॉन्ग ऐसा था कि रफी साहब आराम से गा रहे हैं, ये मतलब हर एक पैरा को लेके चल रहे हैं, पहले इसको गा रहे हैं, एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा। पर आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शम्मी कपूर जो थे वो रफी साहब के इतने बड़े फैन भी थे और उनके प्रशंसक थे कि वो जब भी रफी साहब उनके मूवी के लिए कोई गाना गाते थे तो वे रफी साहब यूज्ड टू चेंज हिज वॉइस। तो उनको वो देखना था कि कैसे रफी साहब जो है वो अपनी आवाज को बदलते हैं। तो इस सॉन्ग के लिए शम्मी कपूर ने बोला रफी साहब को कि रफी साहब क्या आप ये गाना जो है, एक तरह से उन्होंने चैलेंज कर दिया, क्या ये गाना आप एक विदाउट टेकिंग एनी ब्रेथ, क्या आप विदाउट एनी पॉज आप ये गाना पूरा गा सकते हो? और रफी साहब थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने बोला क्योंकि इन दोनों के बीच में एक मजाकिया, एक दोस्ती याराना भी था, तो उन्होंने भी बोल दिया, रफी साहब ने भी, क्यों नहीं, मैं जरूर गा सकता हूँ। और इसके बाद रफी साहब ने एक ही टेक में विदाउट टेकिंग एनी पॉज ये गाना पूरा गाया। आप ये गाना सुनो पहले। तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन सुना आपने? मैं ये नहीं बोल रहा था कि रफी साहब ने ये जो सॉन्ग जो है ये पूरा सॉन्ग एक फ्लो में गाया, नहीं। पर आप लोग ये जरूर नोटिस करोगे कि रफी साहब ने बिट्स एंड पीसेस में ऐसे काफी लंबे इसमें, क्योंकि ये सॉन्ग जो है ये काफी बड़ा सॉन्ग है, अगर आप लोगों ने सुना है तो काफी लंबा सॉन्ग है ये। और इसमें रफी साहब ने ऐसे काफी जगह आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रफी साहब ने एक फ्लो में सारा गाना गाया है। तो आप ये गाना दोबारा से सुनो, कुछ मैं क्लिप्स तो मैं डाल ही दिया हूँ आपके लिए, आप वो क्लिप देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किस कंटेक्स्ट में बोल रहा था इसके बारे में। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में? कौन सा ब्रेथलेस सॉन्ग आपको पसंद आया, शंकर महादेवन का या फिर रफी साहब का, जो रफी साहब ने अपने अंदाज में जो गाना गाया था और फिर ये गाना को 4 चांद लगा दिया था? मैं कमेंट, ओपिनियन और सजेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।